हाईवे के किनारे पहले पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं और उसके बाद सूचना मिलती है कि 4 लाशें और हैं और चारों के चारों बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 6 कत्ल हो जाते हैं। अब इस घटनाक्रम की सोशल मीडिया हो, टीवी हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लोगों में एक तरीके का सवाल था कि आखिरकार 6 कत्ल किसने किए हैं। पुलिस पर दबाव पड़ रहा था। पुलिस कातिल को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी। आखिरकार पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर कातिल छुपा हुआ है। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को मजबूरन आप पर गोलियां चलानी पड़ेगी। जैसे ही पुलिस यह हुक्म सुनाती है, ये बात कहती है, तो तुरंत ही दरवाज़ा खुलता है और पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है। दरवाज़ा खुलने के बाद पूछा जाता है पुलिस से कि तुम किसको तलाश कर रहे हो। पुलिस बताती है कि हम एक कातिल की तलाश कर रहे हैं और हमें पूरा पक्का भरोसा है कि कातिल इसी घर के अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही कातिल का नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कातिल तो जिसको आप तलाश कर रहे हैं, जिस पर आपको पूरा शक है कि उसी ने कत्ल किया है, तो वो अब से लगभग 1.5 महीने पहले मर चुका है। पुलिस जब ये बात सुनती है, पुलिस को बड़ी ही हैरानी होती है। पुलिस को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। आखिरकार पुलिस का जो मकसद था वो सही कातिल तक पहुंचना था और जिस पर शक था वो मर चुका था। तो कातिल तक कैसे पुलिस पहुंचती है? 6 कत्ल क्यों हुए थे? आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, जिसने पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम को लेकर के हड़कंप जैसी स्थिति पैदा कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है, इसका नाम है भीलवाड़ा। और बात कर रही हूँ 27 जुलाई 2015 के सुबह सुबह की ये बात है। थाना मांडरवर पर एक गांव वहां पर लगता है जिसका नाम है अराजिया। वहां का रहने वाला पूर्व सरपंच जो होता है वो बावला होता है। दरअसल वो थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, ये अजमेर हाईवे पर हीरा जी का एक पुल लगता है, वहां पर एक सड़क के किनारे 2 लाशें पड़ी हुई है, एक महिला है और एक पुरुष है वहां पर। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, थाने को मिलती है, थाने वाले कहते हैं कि हम इस मामले को देखते हैं और आप चिंता मत करिए, पुलिस थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएगी। एक टीम तैयार की जाती है और कहा जाता है कि एक जगह डबल मर्डर हुआ है, 2 लाशें पड़ी हुई, क्या मामला है और क्या नहीं है, इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करिए। इससे पहले कि पुलिस वहां से निकल पाती, तुरंत ही एक और फोन पहुंचता है और बताया जाता है कि बैरा चौराहे के पास बिल्कुल सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है। और इन 4 बच्चों की जो सूचना मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि रुको, अब इस टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और दोनों की दोनों टीम जा करके ये पता करने की कोशिश करो कि आखिरकार पुलिस वहाँ पर फिर मौके पर पहुँचती है खेला गाँव के पास, और पुलिस को 2 लाशें, एक महिला और एक आदमी की मिलती है। साथ ही बेरा चौराहे के पास 4 लाशें मिलती हैं और उस 4 बच्चे थे। अब इनके बारे में पुलिस ने ये यहाँ पर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया कि ये कौन है मरने वाले, क्या मामला है। बस एक समानता थी इन दोनों घटनास्थल पर कि जो मारने वाले थे या फिर हत्यारे थे, इन्होंने किसी धारदार हथियार से बच्चों को भी मारा था और ये जो महिला और पुरुष थे उसको भी मारा गया था। पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में लग जाती है कि इन दोनों जगह जो ये लाशें मिली हैं, ये 6 के 6 लाशें, इनका आपस में क्या रिलेशन है और क्या नहीं है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं था, उनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर यह पता चल सके कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं और इनके नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कारण है। बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस उस सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन अभी इनकी लाश की शिकायत नहीं हो पा रही थी। इन सारे के सारे शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ज़्यादातर को किसी धारदार हथियार से उनके गर्दन पर वार किए गए थे और जो महिला और पुरुष थे उनको कुछ ज़्यादा ही मारा गया था, ज़्यादा ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था। पुलिस आखिरकार कई दिन जब बीत जाते हैं और पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तभी एक डॉक्टर के माध्यम से ये पता चलता है कि मुझे उनका जो मरा हुआ व्यक्ति है उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उस शर्ट पर एक स्टिकर लगा हुआ था, आपको इस स्टिकर से कुछ हेल्प हो सकती है। पुलिस के लिए एकमात्र वो स्टिकर था और वो स्टिकर पर लिखा हुआ था मोरवाल टेलर्स
निम्बाहेड़ा, और साथ ही उस पर लिखा हुआ था उस टेलर का जो नंबर होता है, जो मोबाइल नंबर होता है। अब पुलिस ने शायद यही पहली एक किरण थी जिसके माध्यम से पुलिस को कुछ रोशनी नजर आ रही थी। पुलिस ने इस पर जो दिया हुआ नंबर था इस पर पता किया तो राजस्थान के जिला चित्तौड़ के एक वहाँ पर जगह लगती है निम्बाहेड़ा, वहीं के एक टेलर का नंबर था। पुलिस लगभग इस घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर वहाँ पर जाती है और उस टेलर से बातचीत करती है और उस टेलर से फिर पूछा जाता है। साथ ही जो मरने वाले थे उनके फोटो जो मौके पर बन सकती थी उन फोटो को दिखाया जाता है टेलर को कि क्या तुम इनको पहचानती हो, क्या तुम इनको जानती हो। टेलर कहता है कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ, ये शर्ट मेरे हाथों की ही सिली हुई है। आपको ये काम करना चाहिए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। अब पुलिस की दोनों टीमें वहाँ पहुँच जाती है निम्बाहेड़ा में और वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये जितने भी मरने वाले थे 6 के 6 वो एक ही परिवार के थे। अब इस परिवार में कोई बचा हुआ ही नहीं था। दरअसल मरने वाला जो था वो यूनुस सेफ और उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती, उनकी पत्नी 4 साल, उसकी उम्र 33 साल के आसपास होती है। बड़ा बेटा जिसका नाम अशरफ होता है, उम्र 10 साल के आसपास होती है, और एक बेटी गुड़िया जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है। और तीसरा वाला जो बच्चा होता है उसका नाम साजिया उर्फ आसिद होता है, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है। और सबसे छोटी बच्ची जो होती है शकीना, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। अब पुलिस वालों ने जब इसके बारे में जांच पड़ताल की, मोहल्ले वालों को बुलवाया जाता है और उनके देख रेख में जब घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो घर का दरवाज़ा खुलवाने के बाद घर के अंदर डायरी और एक पन्ना मिलता है और उस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। जब उस नंबर को डायल किया जाता है तो उस मरने वाले के परिवार से उसका ताल्लुक होता है। उसने कहा कि आपको हमारे घर पर आने पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको पड़ोस में जाने की ज़रूरत है। पड़ोस में एक सलीम नाम का आदमी रहता है, उसके घर में जाओ, आपको कातिल वहीं पर मिलेगा और हो ना हो वही कातिल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका ये यूसुफ शेख का कोई और नहीं बल्कि सलीम ही था। जैसे ही पुलिस को ये लीड मिलती है पुलिस के चेहरे एकदम खिल जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उम्मीद की जो किरण थी वो आगे बढ़ती चली जा रही थी, रोशनी फैल रही थी इस केस पर, पुलिस को मदद मिल रही थी। पुलिस आखिरकार सलीम के घर को चारों तरफ से घेर लेती है और जैसे ही सलीम के घर को घेरती है तो पुलिस आवाज़ लगाती है कि सलीम, जितने जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुमसे बातचीत करनी है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि ये 6 के 6 जो कत्ल हैं वो तुमने ही किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं। अब ये जो मोहल्ले वाले होते हैं ये भी अपने अपने घर से निकल आते हैं। पुलिस वाले जब गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो कुछ लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस कर क्या रही है। दरअसल पुलिस करे क्या, क्योंकि पुलिस को जो लीड मिली थी वो इसी घर की मिली थी। घर का दरवाज़ा ज़रूर खुलता है लेकिन जब पता चलता है तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सलीम तो लगभग जून का वो शुरुआती जून का महीना होता है और ये बात जो होती है वो 2015 की इस घटना से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही सलीम की मौत हो चुकी थी, वो भी नेचुरल मौत हुई थी। और इस घटना से उसका कोई लेना देना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो मर चुका था पहले ही, तो फिर वो कैसे हत्या करेगा किसी की। लेकिन जो इसने दरवाज़ा खोला था वो दरवाज़ा खोलने वाला सलीम का बेटा होता है और सलीम का बेटा ही पूरी जानकारी दे रहा था कि उसके पिता की लगभग 1-1.5 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस वाले जब उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं तब उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, उसका चेहरा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ न कुछ इशारा कर रही थी। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ कुछ नहीं किया। पुलिस फिर अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पुलिस वाले आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो ना हो सर, एक बार फिर से हमें उस घर में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, कितने सारे सस्पेंड थे उनके बारे में बातचीत की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। जो हमें सलीम का बेटा मिला था जिसका नाम शराफत है, शराफत कुछ न कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहा था, आपको फिर से बात करनी चाहिए। पुलिस अब शराफत के पास जाती है और इस कहानी में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 6 की 6 लाशों का किसी ने भी क्लेम नहीं किया था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये हमारे अपने हैं।
इसलिए मजबूरी में ही पुलिस ने उन सभी का जो 6 के 6 थे, जिसमें 4 बच्चे और मियाँ और बीवी थे, सभी का अंतिम संस्कार किया अपनी देखरेख में। आखिरकार पुलिस ने फिर शराफत को फिर से पूछा कि 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहाँ पर थे और 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ पर थे। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त, जिसका नाम राजेश पुत्र रतनलाल खटीक होता है, जो कि नीमच और कुटेश्वर चौधरी का एक रहने वाला जगह होती है, वो वहीं पर गया हुआ था, उसके पास ये होता है। पुलिस ने उसका नाम, उसका एड्रेस और उसकी जानकारी इससे ली और पुलिस फिर नीमच पहुंचती है और नीमच कुटेश्वर पहुंचने के बाद वहाँ पर एक चौधरी मोहल्ला लगता है, वहाँ पर जाती है और राजेश, इसका जो दोस्त होता है, उससे पूछताछ करती है। राजेश से पूछा जाता है कि 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहाँ पर थे, साथ ही 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ पर थे। वो कहता है कि साहब, मैं अजमेर शरीफ के दरगाह में हिजारत करने के लिए गया हुआ था। और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा जो दोस्त है, जिसका नाम शराफत है, वो कहाँ पर था। वो कहता है कि साहब, वो भी मेरे साथ ही गया हुआ था और ये घटनास्थल भी, जो हत्या हुई थी, वो उधर अजमेर की तरफ ही था, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा वाले रास्ते पर ही था। पुलिस ने इन दोनों को संस्कृत के आधार पर हिरासत में लिया और इनसे बातचीत करना शुरू किया और बातचीत करने के बाद फिर शुरुआत में तो ये जो शराफत अली होता है, वो अजीब तरीके की बातें कर रहा था, सही से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया, तब चौंकाने वाली बात सामने आता है। दरअसल उसके पिता का नाम सलीम होता है और जो मरने वाली महिला होती है, उसका नाम चांद तारा होता है, उर्फ सोनिया। जब उनसे उनके बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि उसके बाप के उस चांद तारा के साथ अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से सलीम घर पर अजीब तरीके की बातें करता था, लड़ाई करता था, झगड़े करता था, पूरे परिवार को बेइंतहा परेशान किया करता था। और ये बातें वो काफ़ी दिन से देख रहा था और इसी बात को देखते हुए शराफत घर में घुट रहा था अपने अंदर ही अंदर। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो कहता तो वो किसी से नहीं था, हालांकि वो चांद तारा के परिवार से भी शराफत अच्छे से पेश आता था, लेकिन फिर भी उसका पिता जब घर में आता था तब तो वो क्लेश करता था। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, इसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक ही इसके पिता की जून 2015 में इसके पिता की मौत हो जाती है। और मौत के बाद जब उसके पिता का 40वां था तो 40वां में उसके पड़ोसियों को बुलाया जाता है, चांद तारा और यूसुफ को भी बुलाया जाता है, लेकिन उन्होंने न केवल आने से मना किया बल्कि उसके बहन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। और इसी बात को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने सोच लिया था कि जीते जी तो इसने, मेरे बाप ने मुझे परेशान किया ही किया, लेकिन मरने के बाद भी ये जो चांद तारा थी, जो सलीम होता है, वो मरने के बाद भी उसके परिवार को ये दोनों परेशान कर रहे हैं। साथ ही जो पड़ोसन है चांद तारा, उसका व्यवहार आज तक भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसने पूरी तैयारी कर ली कि वो किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेगा नहीं, इसको हर हाल में मारेगा। इसलिए वो तैयारी करने लगता है, तो खुशामद करता है कि हम लोगों को अजमेर शरीफ चलना चाहिए, हिजारत करने के लिए चलते हैं। शराफत ने पूरी प्लानिंग बनाई, अपने दोस्त जो राजेश होता है उसको भी तैयार किया, साथ ही जो पड़ोसी यूसुफ था उसको भी तैयार करता है, उसकी पूरी फैमिली को तैयार करता है। 27 जुलाई 2015 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास वो तैयार होते हैं और यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और जैसे ही अजमेर की तरफ ये जा रहे होते हैं, रास्ते में एक जिला भीलवाड़ा के पास एक सुनसान जगह लगती है। सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी रोक दी जाती है और जब देखा जाता है कि यूसुफ और उसकी पत्नी चांद तारा और जो उसके बच्चे होते हैं वो सब के सब आराम से सो रहे थे इत्मीनान से। फिर गाड़ी साइड में रोड के किनारे लगाई जाती है, तो उसके बाद तलवारें निकलवाई जाती है और तलवारें निकालने के बाद चांद तारा और उसको जो पति होता है यूसुफ शेख पर लगातार ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने बचने की तमाम कोशिशें की, जब तक वो जद्दोजहद कर सकते थे, अपनी जान बचाने का प्रयास कर सकते थे, तब तक वो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयास असफल हो जाता है। राजेश और उसका जो साथी होता है शराफत, दोनों मिल करके पति पत्नी की हत्या कर देते हैं। बच्चे जाग जाते हैं और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि हमारे अम्मी और हमारे अब्बू को तुम मत मारो, लेकिन उनके सर पर खून सवार था और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते थे।
हत्या कर देते हैं, लाशों को फेंक देते हैं। उसके बाद यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद बच्चों का रोना बंद नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगता है कि ये बच्चे पूरी कहानी बयान कर देंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए एक एक बच्चों को ये उतार रहे थे और एक एक बच्चों को उतारने के बाद उनके गर्दनों को कलम कर रहे थे। चारों बच्चों को मार करके पास में एक गड्ढा होता है, उस पानी में उसको फेंक देते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक अजमेर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर वापस लौट करके अपने निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में वापस आ जाते हैं और ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। पुलिस उस टेरर की मदद से, पुलिस ने टेरर का जो एक टैग था जो शर्ट पर लगा हुआ था, उसकी मदद से कातिलों तक पहुंचती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। आखिरकार 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल के बाद 6 अगस्त 2022 को भीलवाड़ा के अतिरिक्त शासन न्यायालय से इस मामले में एक आदेश यहाँ पर जारी होता है और आदेश में ये बताया जाता है कि शराफत और उसका जो साथी होता है उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कत्ल किया था वो वाकई में बहुत ही जीनियस तरीके से किया था, बहुत ही भयानक तरीके से किया था। और इस घटनाक्रम के बाद पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के लोगों में दहशत फैल जाती है कि आखिरकार कोई इतना हीनियस और इतना दर्दनाक और इतना भयानक कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके से इसमें सलीम और उस महिला के चांतारा के आपस में अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से वो सब चीज़ें घर के अंदर भी आया करती थी और सलीम अपने बच्चों को भी परेशान किया करता था, अपनी पत्नी को भी परेशान किया करता था, उनको टॉर्चर किया करता था। इससे बच्चों के अंदर बाप के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर सकता था और उसकी अचानक ही मौत हो जाती है और चांद तारका से फिर वो बदला लिया जाता है और वो बदले की कुछ पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। कहते हैं कि बदले की जो भावना होती है वो बहुत ही बेरहम होती है। बदले में जो आदमी चीज़ें मतलब कि जो घटना करता है वो बहुत ही बेरहमी से करता है, इसलिए जो बदले की भावना है ये बहुत ही खराब होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।